अहम खबर से आगाह करते हैं। शदीद गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से शहरियों का मीटर घूम गया। आजम टाउन के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक दफ्तर पर पथराव किया और तोड़फोड़ की। दफ्तर के बाहर लगे शीशे भी तोड़ दिए, कुर्सियों और कागजात जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल। हाँ, इस वक्त हालात जू के तू हैं। इस वक्त तमाम इलाके के जो लोग हैं वो सड़क पे बैठे हुए हैं। उन्होंने एहतजाजी तौर पे धरना दे दिया। ट्रैफिक के लिए टीपू सुल्तान रोड के दोनों ट्रैक जो हैं इस वक्त आम ट्रैफिक के लिए उन्होंने बंद किए हैं। और मुश्तैल मुजाहिरीन के लिए जो है उनके इलाके के मौजूदीन भी मौजूद हैं और वो लोगों को बार बार इस बात की तलकीन कर रहे हैं कि पुरतशद्दुद ना हो। यहाँ इलाके की 3 मोबाइलें भी पहुंच चुकी हैं, जिसमें यहाँ इलाके के मौजूद इलाके में जो डीएसपी तैनात हैं वो भी यहाँ पर मौके पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन अब तक कोई के इलेक्ट्रिक की जानिब से ऐसे लोग जो अफसरान है वो बाहर नहीं आए, ना कोई बातचीत हो सकी है। इलाका मकीनों को कहना है कि हम लोगों का इलाका जो है वो 80% रिकवरी करता है, और लेकिन उसके बावजूद 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो शदीद गमो जो गुस्से में शिकार होकर अब कई बार मुताबिक बार जो है उन्होंने बात की कंप्लेन दराज कराया है कि जो कुंडा लगाने वाले हजरात या वो घर हैं उनकी बिजली को मुनक़ता कर दिया जाए, लेकिन उसके बरक्स पूरे इलाके को बंद ना किया जाए, जिससे बाद गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा है। उनका कहना है कि इस वक्त शहर में जो है वो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके इम्तिहानात भी चल रहे हैं, मैट्रिक के और साथ साथ 4 लेवल के। तो उनका कहना है कि बच्चे भी शदीद मुतासिर हैं, लिहाजा मौसम भी गर्म है, जिसके बाद ये इलेक्ट्रिक किसी पर रहन करने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे घर होने के बावजूद जो है वो बड़े बड़े बिल भी भेजे जा रहे हैं। साथ में उनका ये भी कहना था कि हमारे रिकवरी होने के बावजूद और हम जब जो बिल हमें भेजे जा रहे हैं वो भी कई ज्यादा बिल जो है यहाँ इस इलाके के अंदर जो लगा के भेजे जा रहे हैं, इसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशानी से दो चार है, जिसकी बाइस उनको अब समझ नहीं आया। तो वो इस वक्त इलेक्ट्रिक के बाहर आके एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि जब तक हमें इलाके के जो बड़े हैं वो साथ मौजूद हैं उनसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी, हमें यकीन दहानी नहीं की जाएगी कि जो शेड्यूल के मुताबिक जो लोड शेडिंग पूरे शहर में जारी है, अगर पूरी लोड शेडिंग का शेड्यूल के तहत अगर लोड शेडिंग होगी तो हम अपना एहतजाज खत्म करेंगे, वरना हम जितने दिन भी हमसे होगा हम यहाँ बैठने की हिम्मत है, हम यहाँ पे बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। इस वक्त तक टीपू सुल्तान रोड पे महमूदाबाद और उससे मुतालिका इलाके जो आजम टाउन है उसके मकीन यहाँ मौजूद है। उनके दोनों ट्रैक जो है ट्रैफिक के लिए भी बंद किए हुए हैं। अयाज राना, ये भी बताइएगा कि इलेक्ट्रिक के अमले का इस सवाल से क्या कहना है? अब तक कोई ऐसा हमला सामने इस वक्त तक के इलेक्ट्रिक की जानिब से के सामने नहीं आया है, क्योंकि मुजाहिरीन जो है वो तशद्दुद हैं। उन्होंने जो पथराव के बाद जो बाहर कंप्लेन सेंटर होता है उसके भी शीशे तोड़ने के बाद जो है वो अंदर गए हैं। उसके बाद वहाँ पे मौजूद जो सामान था उसको बाहर निकाल के कुर्सियाँ और जो कागजात मौजूद थे उनको आग लगाई है। वक्फे से थोड़ी देर बाद हर देर में कोई चीज़ बाहर लेके आते हैं और उसको आग लगा देते हैं, जो कागज उनको मिलते हैं। बल्कि कुछ ऐसे जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने वहाँ से मौजूद पानी के डिस्पेंसर भी निकाल के जो है वो बाहर निकाल के रख दिए हैं। तो ये तमाम वजूहात को देखते हुए इस वक्त तक के इलेक्ट्रिक का कोई अमला बाहर नहीं आया, कोई भी उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। पुलिस अलबत्ता यहाँ मौजूद है जो उनसे मुजाहिरीन से बात कर रही है, लेकिन उनका कहना यही है जब तक यहाँ पे मौजूद निसार शेख का नाम वो ले रहे हैं कि तो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के मौजूद जो निसार शेख हैं उनको जब तक बरतरफ नहीं किया जाएगा, जब तक ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और साथ ही ये यकीन दहानी जब तक नहीं कराई जाएगी कि उनके इलाके की जो लोड शेडिंग 16 से 18 घंटे की जा रही है उसको बंद नहीं किया जाएगा, जब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा अयाज, इस हवाले से बताइएगा कि बिजली कब से नहीं आ रही है? इनकी बिजली का इनका यही कहना है कि जो शेड्यूल के मुताबिक जो 2-2 घंटे की लोड शेडिंग है उसके अलावा भी जो है वो ज्यादा लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 1 घंटा जो है वो बिजली आती है, उसके बाद 2-2 घंटे और 3-3 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। रात गए भी सुकून का सांस कहते हैं, हमें बिजली लेने देते हैं, और रात 12 बजे भी अगर होता है तो बिजली की लोड शेडिंग कर दी जाती है। और हमारे इलाका जो है वो काफी कंजस्टेड इलाका है, यानी कि गुंजान आबादी वाला इलाके हैं, छोटी छोटी गलियां, जिसकी वजह से मौसम की सख्ती की वजह से कराची शहर में गर्मी की शिद्दत भी काफी दिन से ज्यादा है, जिसके बायस
जो है उनकी जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और घंटों लोड शेडिंग से शहरियों का मीटर घूम गया है। आजम टाउन के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया है। अयाज राना इस वक्त स्पोर्ट पर मौजूद है, उनसे मजीद इस पर तफसीलात लेंगे। अयाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, जहाँ हम देखते हैं शहर कायद के अंदर जो लोड शेडिंग है एक बड़ा मसला है और इस वक्त आजम बस्ती के तमाम मकीन जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए। हम उन्हीं से जानते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं शदीद। क्या मुश्किलात इनको दरपेश हैं, क्या मसाइल हैं आप जो आप के इलेक्ट्रिक के दफ्तर आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें कवरेज दे रहे हैं। हम महमूदाबाद आजम टाउन से आए हुए हैं। इस गर्मी के मौसम में मई का महीना है, बच्चे बीमार हैं, ज़हनी टॉर्चर हो रहा है, इम्तिहानात चल रहे हैं, बुजुर्ग हमारे बीमार हैं। 14 से 16 घंटे हमारी लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि हमारी रिकवरी 85-90% हमारी रिकवरी है, जो कि उनके मुताबिक 6 घंटे लोड शेडिंग बनती है। हम उनको कहते हैं आप 6 घंटे लोड शेडिंग करें। हमने इनके साथ भरपूर ताउन किया, इनके कुंडे भी हम लोगों ने हटवाए। हालांकि हम इनके कोई पेड मुलाजिम नहीं है, हमने इनके कुंडे हटवाए, इनको रिकवरियाँ करके दी। 4-4 घंटे के अंदर 50-50 लाख रुपये हमने इनकी रिकवरी करके दी है। लेकिन इन्होंने एक गुंडा रियासत के अंदर अपनी रियासत कायम की हुई है, ये किसी की बात नहीं सुनते। हम इनके पास 2 साल से अवाम की ताकत लेकर इस बार मजबूरन आए। 2 साल से हम इनके पास आ रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदा हूँ मैं। हम इनके पास आते हैं, इनसे बात करते हैं, हमें लॉलीपॉप देते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। मई का महीना है, हमारे इलाके में बच्चे परेशान हैं, यहाँ तक कि कल एक शख्स का इंतकाल हुआ है, गर्मी की वजह से डायलिसिस पर था वो। तो इस तरह से इनके पर हम केस करेंगे इंशाल्लाह। हम अपना हक लेने के लिए इस बार आए हैं, ये प्यार से नहीं मान रहे। हमारे अंदाजे से ये लोग लातों की बूते जो बातों से नहीं मान रहे। बिल्कुल। तो इस वक्त क्या बिजली की लोड शेडिंग मसला है या बिजलियों के महंगे बिल आपके लिए एक बड़ा मसला? सर, बिजली की मेन जो मसला है हमारी लोड शेडिंग है, जो कि 15 से 16 घंटे कर रहे हैं और इतना बिल बेचते हैं कि ये लोग, इन्होंने एक गुंडागर्दी कायम की हुई है। बिजली की लोड शेडिंग 16 घंटे और एक सिर्फ 40 गज में रहने वाले शख्स का बिल 3-3 लाख रुपए लोग बेचते हैं और ब्लैकमेल करते हैं उनको कि हम आपका कुंडा काट देंगे। हालांकि आप आए, सर्वे करें, चेक करें, हमें उसमें भी एतराज नहीं है। लेकिन ये 14 घंटे 16 घंटे बिजली ना होने के बाद किसी का बिल 4 लाख 3 लाख कैसे आ सकता है? सबसे बड़ा अहम मसला इनका लोड शेडिंग है। इनका कहना है कि हमारे इलाके की रिकवरी भी 80 से 85% है और इसके खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि हमारी बिजली और हमारे इलाके को जो है वो बिजली फराहम की जाए। बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं और ये तमाम यहाँ पे जो है इलाके मकीन यहाँ पे आए हैं। अगर मेरा कैमरा में अजलान आपको दिखा सकें, पूरे इलाके के लोग जो है वो यहाँ जमा हुए हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि हमारे इलाके को बिजली दें। हमारे इलाके की जो रिकवरी है वो 80 से 85% है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो ये महंगे बिल लगा के भेजे जा रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं और 3 से 80 गज के ऊपर 1.5-2 लाख रुपए के बिल जो है यहाँ पे इनको भेजे जा रहे हैं। और ये तो अपनी तमाम इलाका मकीन जो है यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ शदीद नारेबाजी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ की जा रही है। जी, के खिलाफ नारेबाजी की आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक ने स्कूलों को भी ना बख्शा। मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात के दौरान बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। मुतादिद स्कूलों में फनी खराबी के बायस पंखे बंद हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन में तलबा शदीद गर्मी में बिना पंखे के इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। तफसीलात जान लेते हैं। आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात का तीसरा रोज है कि इलेक्ट्रिक को जो है वो तलबा पर रहम ना आए। शहर के बेशतर स्कूल जो है वो लोड शेडिंग की जद में है। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन में जो है वो तलबा दौरान इम्तिहान लोड शेडिंग का सामना तलबा को करना पड़ा है। मुताबिक स्कूलों में जो है वो फनी खराबी के बायस पंखे भी बंद है। तलबा जो है वो शदीद गर्मी में बिना पंखे के इम्तिहान देने पर मजबूर है। जबकि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्ट्रिक के इम्तिहान के दौरान लोड शेडिंग ना करने के हवाले से खत भी लिखा है, लेकिन ताहाल जो है वो तलबा को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। पागल कुत्ते के काटने से एक और बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ गई। कोरंगी में 1 माह कबल पागल कुत्ते ने बच्चे को काट लिया था। डॉक्टर्स ने बच्चे को लाइलाज करार दे दिया। एंटी रेबीज वैक्सीन न मिलने की वजह से बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगा। मजीद आपको बता रहे हैं, पागल कुत्ते के काटने से एक और बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मजीद अपडेट हासिल करेंगे मीर केरियो से। मीर, बताइएगा। बिल्कुल, रमजान के महीने में कराची के इलाके मेहरान टाउन में एक वाक़या पेश आया था कि पागल कुत्ते ने एक 14 साल बच्चे को जो है काट लिया था, पाँव में काट लिया था, जिसके बाद बच्चे की जो हालत तकरीबन 6 हफ्तों के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो बुखार और जो है सर में दर्द होने लगा, जिसके बाद उसके वालिदैन उसको काफी अर्से बाद जो है एक मकामी अस्पताल में लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने तशखीस की कि इसको जो है
रेबीज का मतलब हो गया, इसको जो रेबीज के वायरस जो है वो फैलने लगे पूरे जिस्म में, और उसका जो दिमाग है वो भी रेबीज के वायरस से जो मुतासर होने लगा है। ताहम डॉक्टर ने मुकम्मल मुआयना करके ये वाज़ेह किया कि बच्चे को जो मुबैना तौर पर रेबीज हो गई है, रेबीज का वायरस फैल गया है इसके जिस्म में। ताहम इसका जो इलाज वो अभी नहीं हो सकता। बच्चे को जो फिलहाल आर्जी तौर पर मकामी अस्पताल में रखा गया, जिसका जहाँ उसका जो है आर्जी तौर पर उसको जो सुकून देने के लिए इलाज तो चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है, मकामी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है, माहिरीन का कहना है कि बच्चे का जो इलाज अब नहीं हो सकता। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अब इसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि जो रेबीज के वायरस है मुकम्मल तौर पर वो बच्चे के दिमाग पर हावी हो गई है और जख्म जो पुरान हो गए। अगर इससे पहले इसकी तशखीस होती तो उसका जो इलाज है वो मुमकिन हो सकता था। मेरे ख्याल ये भी बताइएगा कि डॉक्टर्स का क्या कहना है और वैक्सीन क्यों नहीं दस्तयाब? देखिए, वैक्सीन कहीं कहीं ये मसला आ रहा है कि कहीं किसी हॉस्पिटल में अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं, लेकिन जो एंडस अस्पताल है वहाँ पर जो इसका एक बाकायदा प्रोजेक्ट भी चल रहा है एंटी जो रेबीज वैक्सीन का, वो वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर इसको बर वक्त बच्चे को लाया जाता, उसकी रकम की सफाई होती है, उसको एंटी जो रेबीज की वैक्सीन है वो लगाई जाती, तो बच्चे की जो जिंदगी है वो बच भी सकती थी और बच्चे का इलाज भी मुमकिन न था। लेकिन अब क्योंकि काफी देर हो गई है और ये जो उसके वायरस है वो काफी फैल चुका है, और इतना फैल चुका है कि बच्चे का जो जहन है वो दिमाग है उसको भी कंट्रोल कर लिया है वायरस, तो उसकी वजह से जो इलाज का मुमकिन नहीं है। इलाज मुमकिन नहीं है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और अब ला इलाज ही है ये बच्चा। बहुत शुक्रिया मेकेरियो अपडेट करने के लिए। सनत असम्बली का इजलास ताखिर का शिकार है। इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होना था, 1.5 घंटा गुजर जाने के बावजूद इजलास शुरू ना हुआ। अरकान की अक्सरियत ऐवान में मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अरकान असम्बली की जानिब से 9 मई वाक़े पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। जी हाँ, सिंध असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार हो चुका। इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होना था, मगर 1.5 घंटा गुजर जाने के बावजूद इजलास शुरू नहीं हुआ। अरकान की अक्सरियत ऐवान में मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अरकान असम्बली की जानिब से 9 मई वाक़े पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई है। इजलास जो है ताख़ीर का शिकार हो चुका है। तफसीलात जाने दें, अजीज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। अजीज़, बताइएगा क्या वजह है ताख़ीर की? देखिए, 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है। 2 बजे सिंध असेंबली का टाइम था और 3:40 हुए हैं, यानी लगभग 2 घंटे हो गए हैं। इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि ऐवान में अरकान की बड़ी तादाद मौजूद है, अपोजिशन के अरकान भी मौजूद हैं, हुकूमत के भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों साइडों के अरकान की मौजूदगी के बावजूद भी सिंध असेंबली का इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ। 2.25 घंटे हो चुके हैं। आज के इजलास का बहुत बड़ा एजेंडा भी नहीं है। एक तहरीक इल्तबा है, एक तहरीक इस्तकाक है, एक करारदाद है। करारदाद जो है वो 9 मई के हवाले से है। ज्यादा इम्कान इस बात का है कि तमाम जमातें इस करारदाद को मंजूर करेंगी, सवाए पीटीआई के हामी जो अरकान हैं उन्होंने अपनी एक करारदाद जमा कराई है। वो पीटीआई के हक में है, 9 मई के वाकयात के खिलाफ है। तो वो करारदाद दीवान में पेश ही ना हो सके, लेकिन जो हुकूमती रुकन है सादिया जावेद, उसने करारदाद जमा कराई है। इम्कान है कि दीगर जमातें उसकी हिमायत करेंगी, लेकिन असल बात यह है कि इजलास अभी तक भी शुरू है। जी, बहुत शुक्रिया अजीज जमाली। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध सरकार ने महकमे स्कूल में 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सवाल से मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। तबादले कर दिए हैं, जिसका जो है महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर सिंध एजुकेशन पॉलिसी कमीशन स्कूल तालीम इनायतुल्लाह शेख का तबादला किया गया और उनको बतौर डायरेक्टर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद तैनात कर दिया गया, जबकि एडिशनल डायरेक्टर टीचर ट्रेनिंग इदारा हैदराबाद जो है अब्दुल मजीद भुट्ट, उनका तबादला करके जो है डायरेक्टर ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च जामशोर तैनात कर दिया। इन 2 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो अपडेट करने के लिए। लाहौर में पुलिस का वकला पर तशद्दुद, कराची बार की जानिब से सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल जारी। मज़ीद बताएंगे जवाद से।
बिल्कुल देखें, लाहौर में पुलिस का वकला के खिलाफ जो तशद्दुद का वाक़या था, उस पर कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया था और तमाम अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया गया था, जबकि आते अदालत के दरवाजे भी बंद किए गए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इख्तियार अली चन्ना साहब। चन्ना साहब, फरमाइएगा, आज मुकम्मल हड़ताल रही है, क्या क्या जो है आपने इसमें लाएअमल तरतीब दी? जो भी उनका लाएअमल होगा, लाहौर हाई कोर्ट बार का, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार का, हम उसको अडॉप्ट करेंगे मनोवन से। अगर वो कहते हैं कि इसी सिलसिले को बढ़ाया जाए, आगे लेके जाया जाए, हम वो करेंगे। हम अब उनके डिस्पोजल पर हैं। जैसे वे हमें लाहौर के भाई कहेंगे, वकला भाई कहेंगे, हम वो करेंगे। क्या मुतालबात हैं आप लोगों के वकला के? देखिए, अभी जो मेरी नॉलेज में मुतालबात हैं, जितने भी लॉयर्स इन लोगों ने अरेस्ट किए हैं, जो कस्टडी में हैं, जिनके खिलाफ FIR हुई हैं, वो फिल-4 वापस की जाए FIR। वकला को फिल-4 रिलीज़ किया जाए। IG पंजाब, उनकी मोतली का डिमांड है, वो किया जाए। जो डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने निकाला लाहौर ने, उसको फिल-4 वापस किया जाए। तो देखा आपने, कराची बार का मुतालबा यही है कि जितने वकला को गिरफ्तार किया गया था उन्हें रिहा किया जाए। ये भी कहना था कि जब तक वकला के तमाम मुतालबात जो है तस्लीम नहीं किए जाते, अदालतों के दरवाजे बंद रहेंगे और जो अदालती कार्रवाई है उसका भी मुकम्मल बाइकआउट रहेगा। जी, आमिर लियाकत की तीसरी बेवा दानिया की मलकियत में हिस्सेदारी का केस, बुशरा इकबाल ने दानिया शाह का दावा मुस्तरद कर दिया है। कहती हैं कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक आमिर लियाकत की वर्षा में सिर्फ अहमद आमिर और दुआ आमिर ही हैं। आपको बताते चले इस हवाले से कि आमिर लियाकत की तीसरी बेवा दानिया की मिल्कियत में हिस्सेदारी का केस, बुशरा इकबाल ने दानिया शाह का दावा मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। दानिया शाह इनसे मुतल्लिक एक सोशल मीडिया पे बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने आमिर लियाकत की मिल्कियत में विरासत के लिए जो है अदालत से रुजू किया है। आमिर लियाकत की एक्स वाइफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई किसी अदालत में कोई मिल्कियत की विरासत के लिए दरख्वास्त दायर की गई है किसी की जानिब से? जी, ये आमिर का जो कब्र कुशाई का जो केस था, उसी के साथ इन्होंने कि एप्लीकेशन साथ डाली थी कि वो वारिसों में से भी हैं, वर्सा में से भी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लास्ट ईयर सितंबर में ही डिसमिस कर दी थी। तो ये केस तो कब का क्लोज़ हो चुका और मतलब देयर इज़ नो सच ऐसा कुछ वो कोई केस नहीं है। तो दानिया है जो मुलज़मा है इस केस में, वो बरी हो चुकी हैं। अब वो तनातन वीडियोज़ वगैरह बना रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं। आप थोड़ा कानूनी हमें तफसीलात दें कि केस चल रहा है, आया बरी हुई हैं, ज़मानत पर हैं? नहीं, बरी बिल्कुल नहीं हुई हैं और इंशाल्लाह नहीं होंगी। केस चल रहा है और केस को हमने अच्छे से परस्यू कर रहे हैं। वो पिछले साल उसको बेल हो गई थी और वो भी एक प्रोविज़न है क्योंकि बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए, तो वो भी कंडीशनल बेल है। इंशाल्लाह ये केस जब तक मेरी हिम्मत है और मुझे कानून से, हमारी अदालतों से पूरी उम्मीद है कि आमिर को इंसाफ मिलेगा। बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं और आप सारे हमारे मीडिया के भी जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, सारे लोग हैं, उनकी अपनी एफ़र्ट्स हैं क्योंकि उन सबको पता है, सब जानते हैं ये तो वैसे ओपन एंड शट केस था, इतना इस पर वो होना नहीं चाहिए था, पर ठीक है, सिस्टम है, क्या करें। सिर्फ एक झूठी और मनफी यूँ समझे कि खबर थी, इसमें कोई हकीकत नहीं है विरासत की बात या केस से मुताल्लिक? नहीं, बिल्कुल नहीं है क्योंकि आमिर के वरसा में आप नादरा के रिकॉर्ड भी चेक कर लीजिए, आमिर के वरसा में अहमद आमिर और दुआ आमिर का ही नाम है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने पहले भी कहा था, शायद लोगों को याद हो कि नहीं, आपके सोशल मीडिया के हमारे भाई जब आए थे मीडिया टॉक्स में, कहा था कि आमिर की सच इतनी जायदादें जो लोग करते हैं वो है नहीं, क्योंकि जो सेकंड उनकी जो वाइफ थी उन्होंने तो शादी होते ही सब कुछ बिकवा दिया था, तो कुछ बचा इतना था ही नहीं। अभी इनका यही कहना है कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसी दानिया नामी कोई खातून नहीं है जो कि आमिर लियाकत की जो मलकियत है उनकी हिस्सेदार हों, लिहाजा ट्रायल कोर्ट में भी इस वक्त जो है वो केस चल रहा है। इनका यही कहना है कि आखिर दम तक जब तक इंसाफ नहीं होता तब तक ये केस लड़ेंगे। गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी 5 का पैरामेडिकल स्टाफ सहूलियात से महरूम। सदर पैरामेडिकल स्टाफ मोहम्मद हनीफ शेख कहते हैं 10 साल से पैरामेडिकल स्टाफ को सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर सहूलियात फ्राहम नहीं की जा रही। मज़ीद जानते हैं फरहान खान से।
इस वक्त जो हम आपको कोरंगी नंबर 5 सिंध गवर्नमेंट अस्पताल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। पैरामेडिकल स्टाफ के क्या मसले मसाइल हैं, इस वक्त पैरामेडिकल एसोसिएशन के सदर यूनिट कोरंगी के मोहम्मद हनीफ साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। सर मुझे बताइए गुज़श्ता कई सालों से जो वो पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो जद्दोजहद कर रहा है, क्या मसाइल अब तक हल हुए हैं और क्या दरपेश मसाइल हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया जो कम से कम एक ऐसा तबका जो कि जिस तबके के लिए जब कोरोना आया था तो इस तबके के लिए ये कहा जाता था कि ये जो है हमारे सिपह सालार हैं और हमें जो है बाकायदा सलूट भी किया गया और बाकायदा हमें जो है वो एजाज़ात से नवाजा गया, लेकिन इसके मसाइल जू के तू हैं। हमारा जो देरीना जो मुतालबा है वो है सर्विस स्ट्रक्चर का, जिस पर सूबा सिंध से लेकर सूबा पंजाब और बलूचिस्तान और KP के तहरीकें चलती रही हैं और गुज़िश्ता 10-15 साल से तहरीकें चल रही हैं। हमारा सबसे देरीना मुतालबा जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर का है। तो मैं ये समझता हूँ अपने कोरंगी अस्पताल यूनिट के प्लेटफार्म से मैं ये समझता हूँ कि शायद यही मसला एक है कि जी वो 72,000 पैरामेडिकल को वो जो पैसे से कन्वर्ट करते हैं, उनकी तरक्की से कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें उनको अरबों रुपया नज़र आता है। तो इस वजह से वो शायद इस मजलूम तबके को वो पैसा देना नहीं चाहते, उनकी तरक्की होने नहीं देते, शायद यही वजह है। इस वक्त जो वो एसोसिएशन के सदर मोहम्मद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद भी, जिन्होंने बराह रास्त आपको तमाम जो वो तफसीलात बताई और कितने गुज़िश्ता सालों से जो है वो इनकी कमेटी जो है वो इस हवाले से जद्दोजहद भी करी, लेकिन ताहाल इनके मसाइल जो हैं जू के तू हैं। जी, कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए। महमूदाबाद के इब्राहिम अली भाई स्कूल में दूसरी शिफ्ट में होने वाला पर्चा 20 मिनट ताख़ीर का शिकार। पर्चा शुरू होते ही तलबा ने नकल शुरू कर दी। स्टूडेंट डेकोरेशन की कुर्सियों और खस्ता हाल मेज़ों पर पर्चा हल करने में मसरूफ़ हैं। अपडेट करेंगी आयमा खान। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं इब्राहिम अली भाई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हूँ, जो कि महमूदाबाद के इलाके में कायम है। इस स्कूल में जो है वो सुबह बदनज़मी हुई, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि बहुत सारे तलबा यहाँ पे आ गए थे जिनका सेंटर भी यहाँ पे नहीं पड़ा था। और अब जो है वो एक जानिब मेरे कैमरामैन अगर वाहिद खान आपको दिखा सकें तो बच्चे जो है वो यहाँ पे खुल्लम खुल्ला जो है वो नकल भी कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर भी जो है वो शॉर्ट हो गए थे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चे जो हैं वो टूटे फूटे फर्नीचर में बैठ कर जो है वो मोबाइल दे दो बेटा, टूटा फूटा फर्नीचर है और यहाँ पे टूटे फूटे फर्नीचर पे बैठ के जो है वो यहाँ पे पेपर हो रहा है। लेकिन और दूसरी जानिब हम ये भी देखें तो यहाँ पे बच्चों के पास जो है वो मोबाइल फ़ोन भी मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा जो है वो खुल्लम खुल्ला जो है वो दीगर क्लासेस में भी चीटिंग करवाई जा रही है। और टूटा फूटा फर्नीचर है यहाँ पे और पंखे भी नहीं हैं। गैलरी में बैठ के जो है वो बच्चे यहाँ पे पेपर दे रहे हैं और दीगर बच्चों के पास भी जो है वो नीचे वाली क्लासेस में भी अगर देखें तो सेंटर में जो है वो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। इसके अलावा जो है वो बच्चों के पास जो है वो चीटिंग पेपर भी मौजूद है। चीटिंग पेपर से जो है वो बच्चे यहाँ पे नकल कर रहे हैं, लेकिन जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ जो है वो इस हवाले से नहीं दिया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे ज़्यादा हो गए थे यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है वो आज सुबह बदनज़मी हुई और बदनज़मी के नतीजे में जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो इस हवाले से नोटिस भी दिया है। लेकिन जो है अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक बोर्ड और दीगर की जो है वो एक तरह से नाअहली है, जिसकी वजह से कराची में मैट्रिक के इम्तहानात जो हैं वो इस वक्त मजाक बन चुके हैं। जी, सेंट्रल जेल में कैदियों के पेपर्स जारी हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त SP सेंट्रल जेल गुलाम अब्बास के साथ मौजूद हैं। जी अनुषा। बिल्कुल, सेंट्रल जेल कराची में भी जो है वो कैदियों की जानिब से मैट्रिक के इम्तहानात जो है वो दिए जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो टोटल यहाँ पर 7 से 8 कैदी मौजूद है जो कि इस वक्त मैट्रिक का इंग्लिश का इम्तहान दे रहे हैं। कैदी मुख्तलिफ सज़ाओं में कैद हैं और कुछ कैदी भी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। किस कैद में कितने साल की कैद है आपको, किस केस में आप बंद हैं? 302 में। 302। कितने साल की कैद है आपको? अभी तीसरा साल शुरू हो रहा है, नहीं दिया हुआ है, अभी तक चल रहा है केस। अच्छा, आप ये बताइएगा आप कितने साल की सज़ा पर हैं और अब पेपर दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे 25 साल सज़ा थी, अभी 12 साल हो गए जेल में। जी। 12 साल में आपने कितनी दफ़ा इम्तहान दिए? मेरा 2 अदीब के दिए हैं, ये एक 9 का दिया, ये अब मैट्रिक का दे रहा हूँ। क्या आसान? ये मुश्किल है। हाँ, वैसे जो पेपर दिए पास हो गए? हाँ जी जी, पास हो। क्या सीख रहे हैं सेंट्रल जेल में? मैंने कोर्स भी किए यहाँ पर क्रिमिनल के। सीखने को मिल रहा है? जी, बहुत कुछ मिल रहा है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जो है वो इम्तिहान लिया जा रहा है। मैट्रिक बोर्ड के टीचर भी मौजूद है, कुछ जेल हुक्काम के भी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि जेल हुक्काम कितना इनको जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं। जी, ये हर साल ये मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो उनकी एडमिशन करवा देते हैं। हमारे साथ साहिबान हैं, ये खड़े हुए हैं, इनके बाकायदा उनको फैसिलिटेट करते हैं, इनका एडमिशन फॉर्म भरा जाता है और फिर क्लासेस चलती हैं। उसके बाद जो है ना वो पेपर में अपीयर होते हैं हर साल। इस साल थोड़े कम हैं, टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। पर कैदी असल में मसला ये आता है कि कैदी जेल में आते हैं, उसके बाद फिर बीच में क्लासेस भी चलते हैं, एडमिशन भी होती है, रिलीज़ हो जाते हैं तो फिर इस वजह से फिर एडमिशन अपना इम्तिहान नहीं दे पाते। बिल्कुल, इस वक्त हम कराची सेंट्रल जेल में मौजूद है और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैदियों के इम्तिहानात जो है वो जारी हैं। यहाँ पर 7 कैदी मौजूद हैं जो कि इंग्लिश का पेपर इस वक्त जो है वो दे रहे हैं और जबकि जेल सेंट्रल जेल इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो उनको मुकम्मल फैसिलिटेशन दी जा रही है और मुकम्मल सहूलियात फराहम भी की जा रही हैं, जिसमें कैदियों ने भी इत्मीनान का इज़हार किया। यहाँ पर वो कैदी भी मौजूद है जिनको 25 साल कैद की सज़ा है और 12 साल जो है वो जेल में काट चुके हैं और वो भी इम्तिहान जो है वो दे रहे हैं। जी, मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल वकील अतीक रुमैती का कहना है कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए काम को तरजीह देना सबसे अहम है। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानिब से दुबई में मुलाजमतों के मौक़ों के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए वकील अतीक रुमैती का कहना था कि ज़िंदगी में कामयाबी का राज काम को तरजीह देना है। काम को तरजीह देने से इंसान कामयाब होता है, जिससे उसका ख़ानदान खुशहाल होता है। यूएई हुकूमत पाकिस्तान में अपना काम नहायत मेहनत से करती है। 50 साल पहले पाकिस्तानी यूएई की जो मदद की थी, यूएई की हुकूमत वो नहीं भूल सकती। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने यूएई को तस्लीम किया।